आप याद करिए, हमारा भारत, सारे आक्रमण इस भारत पर ही क्यों हुए? क्या भारत ने भी किसी देश पर आक्रमण किया? तक, हूण, मुगल, अंग्रेज, उदाहरण उठा के देख लीजिए, कितनी बार आक्रमण किया गया भारत। इसका मतलब भारत के पास धन संपदा मौजूद थी, इसीलिए तो आक्रमण किया गया। आक्रमण क्यों किया जाता है? वहां के संसाधनों पे कब्जा करने के लिए, वहां के संसाधनों पे अधिकार करने के लिए आक्रमण किया जाता है। तो इसका मतलब आज जिस दशा में भारत है, इससे कई गुना ज्यादा मजबूत हमारा भारत हुआ करता था, समृद्ध हुआ करता था। और तब इतना समृद्ध हुआ करता था, उतना समृद्ध आज नहीं है। तो उस समय समृद्ध इसलिए हुआ करता था कि यहाँ घी और दूध की नदियां बहती थी। घी और दूध की नदियां, एक ये कहावत कही जाती थी, ये वास्तविक था, यहाँ नदियां बहा करती थी। और घी और दूध इस विश्व की सबसे बड़ी नियामत हुआ करती थी। आज हम नहीं समझ रहे हैं, लेकिन घी दूध सबसे बड़ी नियामत हुआ करती थी। इसका भी कारण था, और धन संपदा भी। आप सोमनाथ मंदिर को उठा के देख लीजिए, कितनी बार गजनी ने आक्रमण किया। 18 बार आक्रमण किया, और धन संपदा, हीरे जवाहरात, सोना चांदी जो था उसने लूटा। उसके बाद भी हमारी संपदा, हमारे तमाम आभूषण वहां बचे हुए हैं। तो अंदाजा लगाइए, एक सोमनाथ मंदिर, भारत में एक सोमनाथ मंदिर नहीं, बहुत सैकड़ों सोमनाथ मंदिर के बराबर की क्षमता के मंदिर यहाँ पे थे, उनको लूटा गया, हमारे देश को बर्बाद किया गया। उसके बावजूद भी हम अस्तित्व में हैं और पूरे शान से खड़े हैं। लेकिन यह शान हमारी और बढ़ जाती है यदि हम अपने पुरातन नीतियों की तरफ, परंपराओं की तरफ यदि मुखातिब हो जाएं और गोवंश के संरक्षण के दिशा में प्रयास करें। हम पुनः बैलों से खेती करना प्रारंभ करें। ट्रैक्टर से खेती करने में क्या लाभ है, आप बताइए? आपका आर्थिक दोहन हो रहा है, आपका आर्थिक दोहन हो रहा है। और आप बैलों से खेती करते हैं तो उसमें आप जो श्रम करते हैं वही श्रम ही सिर्फ आपको लगता है, बाकी सब कुछ उनसे आपको मिलता है। उनसे गोबर मिलता है, उनसे खाद मिलता है, उनसे सारी चीजें मिलता है। गोवंश से हमें क्या नहीं मिलता? गायों को माता कहा गया है, आज भी वो पूजनीय है, गो माता पूजनीय है। हमारी सरकार भी इस दिशा में गंभीर है, लेकिन प्रबंधन की कमियों के चलते संभवतः उस संकल्पना को पूर्ण नहीं किया जा सका है। गोवंश की दिशा में तमाम प्रयास योगी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। हमारे किसान भाइयों तक वह सुविधा नहीं पहुंच रही है। और जो इस श्री राम सेवा एवं शोध संस्थान की संकल्पना है, जो इनकी मांग है कि हमारे प्रति किसान को, एक जोड़ी किसान को 2000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन भत्ता यदि दिया जाए तो निश्चित रूप से क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। गोवंश के नाम पे, गौशाला के नाम पे कितना ज्यादा सरकार खर्च कर रही है। अगर उसी अनुदान में से, उसी धनराशि में से हमारे कृषक भाइयों जिन्होंने नंदी से खेती करना जारी रखा है, उनको यदि 2000 रुपए प्रति माह का प्रोत्साहन भत्ता देना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से इस देश में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा और हम पुनः अपने वैभव को प्राप्त करेंगे, पुनः समृद्धि को प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए बार बार हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं भाई संतोष दुबे को और इस संस्था को कि आपने हमें इस पुनीत पर्व का हिस्सा बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ सेवा। धन्यवाद बड़े भाई, आपने बहुत अच्छी जानकारी से हम लोगों को अवगत कराया। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम लोग मास्टर साहब अजय दुबे जी को आमंत्रित करेंगे, वो आए अपनी बात रखें। मास्टर साहब अजय दुबे जी। यहाँ उपस्थित सभी विद्वत्जनों और गोपालकों को सादर नमन। यहाँ आने से पहले पिछले 2 प्रोग्राम में भी मैं आप लोगों के बीच था, तो मुझे लगा ये कि जो कुछ भी हम आपसे वार्तालाप करें, अपने अनुभव को विचार साझा करें, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो दोनों बार के प्रोग्राम में मुझसे भी छूटी थी, वहीं से मैं शुरू करना चाहूँगा। जैसे बड़े भैया ने अभी किसान और गोवंश की महत्व की बात की, हमारे गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्र का जो ये पूरा मैदानी क्षेत्र था, इसमें गाय
संस्कृति से जुड़ी थी, हमारी सभ्यता का मूल थी और यही हमारे सामाजिक ढांचे का आधार भी। आपको यहाँ से मैं कहना चाहूंगा, जैसे भैया ने कहा कि सबसे संपन्न मैं किसानों को मानता हूँ, तो बहुत सही बात है। आज से आप सिर्फ 75 साल पीछे जाइए और किसी बुजुर्ग से पूछिए कि गेहूं का दाम क्या था और सोने का दाम क्या था, आपको अंतर पता चल जाएगा। जिस समय तक हम इतने उपभोक्तावादी नहीं हुए थे, जिस समय तक हम चकाचौंध में नहीं थे, उस समय तक हर व्यक्ति का यही कहना था कि अन्न है तो जीवन है। जेब में रखा हुआ करोड़ों रुपया आपके किसी काम आने वाला नहीं है। प्रकृति के साथ जो हमने खिलवाड़ किया, उसका बदला प्रकृति ने समय समय पर लिया। और अभी हाल ही में हमने कोरोना के दौरान ये भी देखा कि लोग लाखों करोड़ों रुपए रखे हुए हैं, लेकिन कोई आश्वस्त नहीं है कि मैं 4 गैस सिलेंडर ऑक्सीजन के लेकर अपने घर परिवार के किसी सदस्य को या श्रम पीड़ित होने पर बचा लूंगा। वो पैसा सिर्फ कुछ सांसें खरीद सकता था। हमने इतना जो प्रकृति का दोहन किया, उसमें उसका दुष्परिणाम ही था कि ऐसी आपदाएं हमेशा से आई हैं। तो हमको इन समस्याओं को उभरने क्यों दिया जाए? हम प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य क्यों तोड़ रहे हैं? हमारे पूर्वजों में क्या ज्ञान की कमी थी? नहीं, समय समय पर पश्चिमी ज्ञान ने हमारी तरफ उंगली उठाई और बाद में एक समय अंतराल के बाद हमारे उसी सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार किया और साथ ही साथ ये प्रमाणित भी किया। जैसे पिछली बार मैंने उदाहरण दिया था कि लोगों ने कहा दांत से न मांजिए, नीम से न करिए, कोलगेट का मंजन आया, नमक और कोयले से न मांजिए। आज वही व्यवसायिक कंपनियां अपने ब्रांडों पर लिख रही हैं कि नीम युक्त, बबूल युक्त, कोयला चारकोल युक्त। तो क्या है, हम आपको केवल हेल्थ और हाइजीन के नाम पर तमाम तरह से विज्ञापन के जरिए गुमराह, और हम जो चीज मनमोहक लगती है, चित्त आकर्षक लगती है, उसको हम सही मान बैठते हैं। माना कि हम गोवंश की बात कर रहे हैं, कुछ वैज्ञानिक जो खोजें हुई या जो आविष्कार हुए, उसको हमने जब शुरुआती दौर में, मुझे याद है जब गांव में कहीं कहीं ट्रैक्टर हुआ करते थे, तब लोग ये कहते थे कि ट्रैक्टर से उतनी अच्छी जुताई नहीं होगी। पुराने जो अनुभवी किसान हुआ करते थे वो भी कहते थे कि ट्रैक्टर जब गांव खेत में घूमेगा तो एक ज्यादा एरिया छोड़ेगा, कोनों पर उबड़ खाबड़ हो जाता है खेत। आज भी आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अगर ट्रैक्टर से लगातार आप जुताई कर रहे हैं तो खेत में सिंचाई के समय आपको मेरी मारनी पड़ती है। और ट्रैक्टर से अब ये कहते हैं कि उसका फार बड़ा कर दिया, उससे जुताई तो आपने गहरी कर दी, लेकिन जो सूक्ष्म जीवों का एक मिश्रण था आपकी मृदा के साथ, वो तो नीचे चला गया। आपकी फसलों को जो पोषक तत्व मिलने थे वो ज्यादा गहराई में चले गए। तो कभी ये कहा जाता था कि गहराई से जुताई करो, लेकिन हमारे पूर्वजों ने उस समय भी कहा था कि एक निश्चित गहराई से ज्यादा की जुताई नुकसानदेह है। फिर हमने उर्वरकों का प्रयोग किया। आज भी हमारे वही वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं कि हम गौमूत्र से किस तरह की रासायनिक दवाएं बनाएं। जैविक कृषि में लोग उसका प्रयोग भी कर रहे हैं। बाकी आपके गोबर की खाद, इसकी उपयोगिता आप अपने घर पे एक पौधा लगाकर गमलों में देखिए। जो खाद हम अपने यहाँ गांव पे समझते हैं कि अब इसमें वो गुणवत्ता नहीं है और हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, आज आप भैया लोग जो शहरों में हैं उनसे पूछिए, अपने गमलों में, अपने बगीचे में खाद के लिए, देहात से ये आपकी गोबर वाली खाद के लिए वो 2 से 4 गुना पैसा देने के लिए तैयार है। और व्यापारिक कंपनियां आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी जो उनको पैकेटों में हजारों रुपए तक के दाम पर बेच रही है। तो हमने व्यवसायिकता नहीं ली,
हम अपने सामाजिक परिवेश से जुड़े रहे और उसके साथ साथ हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया, ऐसा मुझे खुद भी लगता है। उसमें सबसे बड़ा दोष ये रहा कि ना तो हमने अपने अनुभव और अपने पक्ष को रखा किसी के सामने कि इसके फायदे क्या हैं। जानने वाले अगर 4 लोग थे तो उसको साझा नहीं करके लोगों को बता पाए। और आज की स्थिति है कि अब हमको व्यापारिक कंपनियां बता रही हैं कि गाय के ये फायदे हैं, हमारी गाय के फायदे हैं। तो उस चीज को आपको मैं फिर वापस ले चलता हूं कि हमारे वैदिक संस्कृति से ही देखिए अगर, तो गाय जो है वो परिवार का एक हिस्सा हुआ करती थी। यहाँ पर आप देखिए आज लोगों में डिप्रेशन है, हताशा है, निराशा है, आपस में चिड़चिड़ लड़ते हैं पारिवारिक सदस्य भी। वो चीजें उस समय नहीं थी, क्योंकि मैक्सिमम इस तरह का जो प्रेशर होता था वो डिफ्यूज होता था। आदमी खाली नहीं होता था, आदमी इंगेज होता था। कितने भी गुस्से में उसको लगता था कि मेरे पशुओं के चारे का, पानी का समय हो गया है। और अगर पारिवारिक सदस्य में कोई बाहर जा रहा है तो दूसरा किसी भी तरह की मनोदशा से गुजर रहा हो, वो तुरंत खड़ा होता था और उन पशुओं की सेवा में तल्लीन हो जाता था। आज भी आप देखिए, आयुर्वेद भी कहता है कि आप गाय या बैल की पीठ पर हाथ फेर कर देखिए, आप 4 बार की सिर्फ सहलाइए पशु को, और उससे आप में क्या मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हो रहा है, आप में क्या मनोदशा का परिवर्तन हो रहा है, उसको आप स्वयं महसूस करेंगे। ये चीजें अब दूसरे स्तर पर आइए, कैसे हमने इन गौवंशों के प्रति जो प्रेम था वो परिवार के सदस्य के रूप में, उसी तरह पारिवारिक सदस्यों के प्रति प्रेम भी एक हुआ। लोगों में पारिवारिक बॉन्डिंग अच्छी थी। आज 2 भाई हैं तो घर में रहते हुए भी अगर मान लीजिए एक छत के नीचे है, तब भी वैचारिक रूप से एक नहीं है। एक साथ में बैठ के भोजन हो रहा है। अगर 10 दिन भोजन बैठ के हो गया तो 11वें दिन कोई नया मामला, फौजदारी मामलेदारी निपटाने लगेंगे। तो ये जो मर्यादाएं और उसके साथ हमने ये प्रेम, स्नेह और दयालुता, ये सारे भावों को लगाया। ये पशुओं की ही हमारे लिए देन है। मनुष्य अभाव में क्रूरतम स्थिति में आ जाता है। बोले ना, भूख के आगे हर चीज शत्रु के रूप में दिखती है, लेकिन पशुओं में भी सहनशीलता है, उनकी अपनी न्यूनतम आवश्यकता है, लेकिन मनुष्य की कोई न्यूनतम आवश्यकता नहीं है। हमने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अंधाधुंध शोषण हर तरफ किया। हमें इन्हीं पशुओं पे, जिसमें पूरे हमारे कृषि आधारित थी, हमारा सामाजिक ढांचा था, इसी से जुड़ा हुआ एक पहलू पर हम दोबारा चर्चा करेंगे। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि परिवार की जो महिलाएं थी, बेटियां होती थी, उनको दुहिता कहा जाता था। दुहिता सुबह शाम गायों को दुहने के अर्थ में भी लिया जाता है और 2 कुलों का हित करने वाली के रूप में भी लिया जाता था। अब तो वो चीजें रही नहीं, बहुत कम घरों में पशु रह गए, लेकिन आपके अगल बगल में अगर कहीं गाय पाली होगी, उस परिवार की एक बेटी अगर ब्याह के अपने ससुराल गई होगी, तो उसके मायके से आने वाले किसी व्यक्ति से वो जरूर पूछेगी कि मेरी गाय या मेरी गाय की बछिया या उसका बछवा कैसा है। भैया घर परिवार में लोग, तो वो चीजें जो हमारे अंदर मानवीय संवेदनाओं को बनाए रखी थी, आज वो चीजें भी ह्रास की ओर हैं। लेकिन कहते हैं ना कि समय का चक्र है, वापस आता है। आज हमको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां हम मैक्सिमम व्यावसायिक या आर्थिक रूप से इनका कैसे प्रयोग किया जा सके, इसको हम ले सकते हैं। मैंने यहाँ 3 बार के प्रोग्राम में देखा, अच्छी संख्या में यहाँ पर नंदिया लेकर आए जोड़ी में। साथ ही मैंने देखा 1-2 किसान भाई शायद एक बैल भी लेकर आए। ये हमारी सामाजिक समरसता, एक दूसरे पर निर्भरता, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग और एक दूसरे के साथ सहकार की नई परंपरा की शुरुआत पुराने समय से ही थी, जो आज के आर्थिक युग में खत्म हो गई। पहले एक बैल रहता था एक पड़ोसी के पास, तो पटीदार या
बगल के गांव तक में किसी के पास अगर दूसरा बैल होता था या बैल होता था तो वही बना ली जाती थी और अपना खेत लोग जोत लेते थे। आज क्या है, जैसे पिछली बार के प्रोग्राम में मैंने कहा कि बड़े भाई के घर अगर गाय या भैंस लग रही है तो दूध वाला दूध ले जाएगा तो छोटा भाई उस दूध वाले से लेगा। लेकिन अगर 4 दिन उसको बड़े भाई से लेना पड़े तो सुबह शाम तक केवल यही देखेगा कि लोटे में एक बूंद पानी तो नहीं रह गया था और दूध वाला क्या मिलाकर देता है। ये शहर के लोगों से पूछिए। और बहुत बढ़िया से अगर देखना है तो गर्मियों में जहाँ पे भी नल वगैरह लगे हैं शहर में छाया है, वहाँ देखिए बड़े गर्व के साथ यही दूधिए बाल्टी बाल्टी भर पानी, जिस पानी को आप पीना नहीं पसंद करेंगे, आप वहाँ पर खड़े होकर आरओ की बोतल ढूंढेंगे, वही पनिया दूध में मिलाई के 50 रुपया लीटर बेच दिए थे। और एक भाई के साथ आपकी आज इतनी भी विश्वसनीयता नहीं रह गई। क्यों? क्या इन पशुओं से आपका जो सामाजिक ताना बाना था उससे आप नजरअंदाज कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। इसको जब भी आप खाली समय में बैठिएगा तो बहुत ध्यान से विचार करिएगा कि आखिर कहाँ तक हिंदू संस्कृति का या हमारे सनातन धर्म का जो मूल है उसमें इन पशुओं का क्या स्थान था। तब हमारे यहाँ इतने पागल नहीं होते थे, संतोषी लोग होते थे, इतने आक्रामक नहीं होते थे, वो एक दूसरे के साथ बांट लेते थे। कोई भी चीज आज देखिए, याद करिए कि अगर बगल वाला कोई भी फसल तैयार हुई तो बाजार में दिख जाएगी। हमें अपने बचपन से आज तक का याद है कि अगर कोई भी चीज सरप्लस होती थी, सब्जी साग फल, यही आम की सीजन है, इतनी व्यावसायिकता नहीं थी। हाँ, कुछ ही लोग थे, अगर वो 100 पेड़ था तो 10 पेड़ रखते थे, भैया कोई दरवाजे पे आ जाएगा या 4 रिश्तेदार के घर पहुंचाने के लिए, बाकी बेचते थे। आज क्या है, पूर्णतः व्यवसायीकरण हो गया। पहले गांव में जिसके घर सबसे पहले मटर तैयार हो जाती थी वो पूरे गांव में बंटवाता था। सही है गलत है? आप लोग बताइए, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? हमको सिर्फ पैसा आर्थिक, अरे आपके बैंक में जो बैलेंस है ये केवल आंकड़े के रूप में दिखेगा। असली मेहनत तो वही है जो आप अपने लिए कर रहे हैं और अपनी खुशी से कर रहे हैं। कई लोग तो जिम में भी पसीना बहा रहे हैं और दूसरे लोग अपने घरों पे अपने खेत या घर का काम करते हुए। अंतर बताने की मुझे जरूरत नहीं है आपको। तो मैं यही कहूंगा कि सामाजिक समरसता से लेकर पारिवारिक बॉन्डिंग और इसमें आने वाली समस्याओं में अगर आप समाधान ढूंढ रहे हैं, आप अपने घर परिवार में किसी भी व्यक्ति को अगर आप देख रहे हैं उसकी मनोदशा थोड़ी सी डिप्रेशन की है या दिक्कत में है, एग्रेशन में है, कुछ नहीं, एक गाय पाल कर देखिए, परिवर्तन को आप मॉनिटर करिए। अगर महीने भर में आपको उस व्यक्ति के व्यवहार, हाव भाव और मनोदशा में अंतर नजर न आए तो मुझे बुला लीजिएगा। हो सकता है कि आपके आकलन का नजरिया अलग हो, लेकिन आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो मैं यही कहूंगा कि हम ये तो दावा नहीं कर सकते कि सारे वैज्ञानिक आविष्कार या कृषि यंत्रों को हम रोक दें, लेकिन एक बार पुनः से आजमा कर तो देखें इसके फायदे। आज अगर हमें 10 बीघे की खेती करनी है तो 2 बीघे की खेती किसी पड़ोसी बैल वाले से तो कह दें, भैया हमारा जोत दीजिए, इसका जो भी पारिश्रमिक है या आपका जो मेहनताना है हम देंगे। जरा हम देखें, ये 3 बार से श्री राम सेवा शोध संस्थान वाले जागरूकता की बात कर रहे हैं, तो हम भी लाओ 2 फसल 3 फसल कुछ ही क्षेत्रफल अपना बैलों से जुताई करवा कर देख ले या गाय का गोबर डलवा कर देख ले। करिए ना भाई, पहल तो करिए। जरूरी नहीं है कि एक ही बार में आप पूरा सिस्टम बदल देंगे, लेकिन जैसे एक टब में भरा हुआ पानी एक चिम्मच नहीं हिला सकता, लेकिन वही चिम्मच आप लगातार 15 मिनट 20 मिनट चुपचाप घुमाते रहिए उस बड़े से टब के पानी में। एक अवस्था ऐसी आएगी कि आप धीरे से जैसे ही उस चम्मच को घुमाएंगे, पूरा पानी उस टब की तली से लेकर ऊपर तक उस चम्मच के इशारे पर घूमता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके लिए आपको धैर्य से लगना पड़ेगा। उसी तरह से
हम जिन भी फायदों की बात अभी मैं स्वयं कर रहा हूं या अभी बड़े भैया ने कहा, ये चीजें 2 दिन 4 दिन नहीं, ये दीर्घकालिक सुखद परिणाम देने वाली है और इनमें कोई भी हानि नहीं है, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप लोगों ने तत्परता से सुना, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। चुना मैं श्री राम सेवा शोध संस्थान के अध्यक्ष को आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उपलब्ध कराया। धन्यवाद। जय श्री राम। अजय मास्टर साहब ने बहुत ही प्रासंगिक बात बताई डिप्रेशन को लेके। इसके लिए प्रकरण में मुझे एक घटना ध्यान आती है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पे एक गांव है। अब किसी की निष्ठा का हनन होगा, मैं ना उस गांव का नाम लूंगा ना व्यक्ति का। उस गांव में बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं। उस गांव में बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं। बीच के कुछ कालखंड में एक ऐसी घटना घटित हुई कि वो अवसाद में आ गए, डिप्रेशन में। वो अपने घर पर आकर 1 साल तक गौ सेवा किए, गायों को चराने जाते थे। गांव के बच्चे उपहास भी करते थे, मजाक भी करते थे आपस में कि ये देखिए इतने बड़े अधिकारी हैं, अब ये गाय चरा रहे हैं। लेकिन उसी गौ सेवा से गाय को चराकर, गायों की शुश्रूषा करके वो अपने डिप्रेशन से उभरने में सफल रहे और वो अपने पुनः कार्य को सुचारू रूप से, अपने प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन आज की डेट में सफलतापूर्वक कर रहे हैं और उनका प्रदेश में एक बड़ा नाम है और बड़े अच्छे और ख्यातिलब्ध अधिकारी हैं। निष्ठा का हनन न होने के कारण न मैं गांव का नाम ले रहा हूं, न उन प्रशासनिक अधिकारी का नाम ले रहा हूं। ठीक है, धन्यवाद। मास्टर साहब ने बहुत ही प्रासंगिक बातें बताई और मैं इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में मास्टर साहब चंद्रेश्वर प्रताप यादव जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपने विचार रखें। हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसा काम जिसे सब मील के पत्थर जानेंगे। तिरस्कार नहीं हो पाएगा ये वतन, सहस्त्रों वर्षों तक दुनिया वाले भारत को चिड़िया नाम से जानेंगे, चिड़िया नाम से जानेंगे। इस पावन पवित्र भूमि तथा गौरवमयी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। नंदी वैदिक काल से ही हमारे अन्नदाता रहे हैं तथा भगवान भोलेनाथ की सवारी के रूप में भी उनको जानते हैं। लेकिन मशीनरी युग ने आज स्वार्थवश इन्हें आवारा बना दिया है, जिससे जगह जगह मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। जरूरत है इनके संरक्षण की। श्री राम सेवा एवं शोध संस्थान ने जो मुहिम चलाया है इनके संरक्षण की और सरकार से मांग की है कि इनको नंदी पालकों के 2000-3000 रुपया दे दिया जाए तो काफी समय के लिए समस्या दूर हो सकती है। तो सरकार से मैं चाहते हैं कि नंदी पालकों के लिए जल्द से जल्द 2-3 हजार रुपये जो भी हो सके इनको आर्थिक मदद की जाए, जिससे ये बदहाली दूर हो सके। अंत में श्री राम शोध सेवा संस्थान को आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मास्टर साहब चंद्रेश्वर प्रताप यादव जी संस्थान में अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन करते रहते हैं। इस कार्यक्रम के लिए भी आपने जी तोड़ मेहनत की, किसानों के घर घर गए और नंदी पालकों की खोज से लेके हर कार्यक्रम में आपने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। और आप संस्थान की जो मांग है वो सारे सदस्य लोग संस्थान के मिलकर सरकार से आग्रह हम लोग करते रहेंगे कि नंदी पालक कृषकों की बदहाली को दूर करने के लिए प्रोत्साहन राशि, पशु सेट और जैविक कृषि नीति से इनको जोड़ा जाए। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में उमाकांत विश्वकर्मा जी को आमंत्रित करूंगा और आए वो भी अपने शब्द रखें इस कार्यक्रम के विषय में। श्रीमान उमाकांत विश्वकर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई संतोष जी, मंच पर बैठे साथीगण, एवं आए हुए तमाम साथियों, कृषि पालकों। साथियों, आज संतोष जी ने जो एक मुहिम छेड़ी है
मैं दो बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। पहली बात कि यहाँ तमाम लोग बैठे हैं, एक आम आज की तारीख में एक आम बात चल गई है कि लोग कहते हैं कि मोटा अनाज खाओ। मोटा अनाज इसलिए कहते हैं कि मोटा अनाज जो होता है वो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मोटा अनाज में बहुत केमिकल दवाएं, कीटनाशक दवाएं नहीं पड़ती हैं, वो आसानी से जमीन में पैदा हो जाता है और वो हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। दूसरी चीज, सरकार भी ऑर्गेनिक खेती पर बिना खाद, बीज, कीटनाशक दवाओं के बिना जो खेती करते हैं उनका तमाम तरीके से बहुत लाभ है हमारे आपके लिए, हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए, हमारी आपकी दिनचर्या के लिए। क्यों ऐसा सरकार कर रही है? आज बेशक हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, बेशक हम लोग काफी जमाना आगे चला गया है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई नई तमाम चीजों के सहारे हम लोगों का जीवन चल रहा है। लेकिन कहीं न कहीं से जो हमारे बड़े भाई अभी कहे कि मुझे प्रकृति के काफी नजदीक रह के अपनी दिनचर्या चलनी चाहिए, अपना जीवन बिताना चाहिए। अगर हम प्रकृति से जितना ही दूर जाते हैं, हमारे जीवन में दुर्घटनाओं का चांस उतना ही आगे रहेगा। तो आज जो मुहिम हमारे बड़े भाई संतोष जी ने एवं उनकी टीम ने जो ये छेड़ी है कृषि पालकों के लिए, आज खुद से ईर्ष्या होती है जब किसी रास्ते पर किसी गाय को, किसी बछड़े को उनका शरीर कटा दिखता है, कीड़े पड़ गए हैं, ये सब दिखते हैं तो अंदर से दर्द होता है। लेकिन कहीं न कहीं से ये हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है और जो संस्थान ये मांग कर रही है कि कहीं न कहीं से आप वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन राशि देते हैं, कृषकों को दे रहे हैं प्रोत्साहन राशि, आप कहीं न कहीं से किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, वैसे कृषि पालकों को भी उनका कुछ न कुछ उचित मुआवजा, कुछ न कुछ उनको उचित इनाम, जो आज के युग में भी अपने पास बैल रखे हैं, गाय रखे हैं, उनको प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए। लेकिन आज जो स्थितियां बनी हैं, अभी हमारे एक मित्र मर्चेंट नेवी में काम करते हैं, श्रीलंका गए थे। जो हमारे आपके पास देसी गायें हैं, आज बहुत सी हम लोग नस्ल ढूंढते हैं कि फ्रीजियन मिल जाए, जर्सी मिल जाए, साहिवाल मिल जाए, हम लोगों को जो है और तमाम इस तरीके से जानवर मिले, इस तरीके से गायें मिले जो 15 लीटर, 20 लीटर, 25 लीटर दूध दे रही हूं। लेकिन श्रीलंका हो गए थे, वहां पर वो आश्चर्यचकित हुए कि जो देसी गायें हैं हमें 1 लीटर, 1.5 लीटर दूध देती हैं, उनकी कीमत वहां आसमान छू रही है। उनकी कीमत वहां 50,000 रुपए है। जिनको आज हम लोग छुट्टा छोड़ रहे हैं, उनको भगा दे रहे हैं, उनको छोड़ आ रहे हैं, नदी किनारे गौशाला में छोड़ आ रहे हैं, वो वहां काफी महंगे रेट में बिक रही हैं। जानते हैं क्यों? उस दूध में, जो देसी गायें हैं, उनकी दूध में कैंसर से लड़ने की बहुत क्षमता है। तो अगर कैंसर से लड़ने की क्षमता है, इसका मतलब और तमाम बीमारियों से लड़ने की क्षमता होगी। मैं वैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन अनुमान लगा सकता हूं कि अगर उस गाय के अंदर कैंसर से लड़ने की क्षमता है, उस दूध में कैंसर से लड़ने की क्षमता है, तो तमाम बीमारियों में लड़ने की बहुत क्षमता होगी। हम आप देखे भी होंगे, हम आप जानते भी हैं बढ़िया से कि हमारे आज के 40 साल पहले आप जीवन में जाइएगा, तमाम बुजुर्ग पाइएगा जो 90 साल के हो गए, एक दांत नहीं टूटा है, 90 साल की उम्र में उनके एक बाल नहीं झड़े हैं, 90 साल की उम्र हो गई है, लेकिन वो बढ़िया से काम कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं।
हम आप 40 साल की उम्र में थक जाते हैं। उसका कहीं ना कहीं से कारण हमारे आपके जीवन की दिनचर्या है। हम आप जरा सा सर दर्द किया नहीं कि जो है हम टेबलेट खा लिए, पेट में दर्द नहीं हुआ डॉक्टर के पास पहुंच गए। पहले क्या होता था, पेट खराब है, हम लोग जो है अमरूद की डपैया पीस के पी लेते थे। हम लोग बुखार हुआ नीम की छाल रगड़ के पी लिए। हम कहीं न कहीं से प्रकृति के नजदीक थे उस दौरान। इतनी टेक्नोलॉजी में हम लोग जो है नहीं विश्वास रखते थे। आज भी कहीं न कहीं से हमारा देश, जो अन्य देश है जहां पर आप देख रहे हैं, वही जो अभी थोड़ा सा बीच में कट गया था, जो श्रीलंका गए थे, वही बता रहे थे कि चीनी, वहां चीनी की चाय नहीं पाएंगे आप राब की चाय पाएंगे। आप खाने में वहां पेड़ा नहीं पाएंगे, गुड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग प्रकृति के नजदीक जा रहे हैं और जाना भी चाहिए। अगर नहीं गए तो ये हमारी आखिरी पीढ़ी होगी जिनकी उम्र 60 साल हो जाएगी। प्रकृति के नजदीक ही मुझे आपको रहना पड़ेगा और कहीं न कहीं से घूम फिर के हम लोग वहीं आएंगे। आज लोग कह रहे हैं कि आप आयुर्वेद में विश्वास करिए, जड़ी बूटियों में विश्वास करिए, आयुर्वेद का जो है आयुर्वेद से इलाज कराइए, आप ठीक हो जाएंगे। आप आयुर्वेदाचार्य में जाइए कि फलाने को बताएंगे और तमाम लोगों को बताएंगे। आज जिस स्थिति में ये देश चल रहा है, जिस दौर में चल रहा है, बहुत टेक्नोलॉजी के दौर में, और शायद हमारी वो अंतिम पीढ़ी होगी जिसने राहत देखा होगा। हमारी वो अंतिम पीढ़ी होगी कि हम लोग चिट्ठी चौपाती लिखे होंगे। बच्चों से आप पूछ लीजिए, चिट्ठी लिखने के लिए भूल जाएंगे, इमला लिखने बता दीजिए भूल जाएंगे, वो नहीं लिख पाएंगे। तो ये जो हमारे बड़े भाई संतोष जी लोगों को प्रकृति के नजदीक लाना चाह रहे हैं, आप लाएंगे तो आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लाएंगे तो वो अपना प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कि किसी कवि ने कहा है कि मरने के बाद आदमी कुछ नहीं बोलता, मरने के बाद आदमी कुछ नहीं सोचता, मरने के बाद आदमी कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करने, कुछ नहीं सोचने, कुछ नहीं देखने से अच्छा है आदमी का मर जाना। तो हमारे तमाम साथी यहाँ जो आए हैं वो कहीं न कहीं से इस विचार से प्रभावित हुए हैं कि मुझे इस संदर्भ में भी कुछ सोचना चाहिए, इस संदर्भ में भी कुछ हमको करना चाहिए। तमाम हमारे कृषि पालक हैं, वो भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, दिनचर्या चला रहे हैं, प्रकृति से नजदीक है। हमारे अभी तमाम हमारे गांव से आए हैं। अभी जो हमारे बड़े भाई बता रहे थे कि जो है आप जब जानवरों को परिवार का एक सदस्य माना जाता था, उस बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि हमारे गांव के 2-3 लोग 4 लोग लेके आए हैं बैल। उन्हीं गांव के एक थे, वो कम से कम 4 बार अपने जानवर को बहुत दूर तक छोड़ आए। वो दूसरे तीसरे दिन आ गए, इसलिए कि वो ये अपना घर समझते हैं, वो इसको अपना परिवार समझते हैं, आपको भी अपना परिवार समझते हैं। उनको रास्ते में रुकावट नहीं आई होगी, जरूर आई होगी, लेकिन वो पहुंचे घूम फिर के वहीं। तो मुझे, आपको, हम सबको कहीं न कहीं से एक संकल्प लेना होगा कि मुझे, आपको प्रकृति के नजदीक रहना चाहिए। प्रकृति के नजदीक रहेंगे तो हम आपका जीवन लंबा चलेगा, हम आपके विचार, हमारे आपके विचार लंबा चलेंगे, हमारी आपकी सोच लंबी चलेगी, हमारी आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो लंबी चलेगी। यहाँ की तमाम टेक्नोलॉजी जो हमारे आपके, हम आप राब और गुड़ का सेवन, मतलब मीठे के नाम पे हम लोग बहुत दूर तक सोचते थे कि रिश्तेदार आए हैं मीठा लाए होंगे, इसलिए गुड़ खाते खाते हम लोगों का जी कच्चा हो गया जाता था। वो मिठाई लाए होंगे, बतासा लाए होंगे, पेठा लाए होंगे। पहले क्या लेके जाते थे? बतासा, पेठा, यही सब जाता था। हम लोग गुड़ खा खा के थक जाते थे। लेकिन आज
जो चाहिए उसको खा लीजिए, लेकिन नहीं भैया वो शुगर पेशेंट है, गुड़ हो तो ले आइए। शहरों में जाइए, बहुत अच्छे अच्छे घरों में देखे हैं, गुड़ लेके आपके सामने पेश करेंगे, इसलिए कि वो आज की इज्जत मानी जाती थी। हमारे आपके द्वार पे अगर 4 बैल हैं, अरे भैया उसी से अनुमान लगा दीजिए, 2 गोई है, इसका मतलब खतवा तो होगा ही, 2 गोई है। औकात अभी बड़े भाई बता रहे थे कि औकात, ये नंदी जो हमारे आपके हैं, ये हमारी आपकी औकात बताते थे। वो औकात 2 गोई है भैया, 4 गोई हैं। तो हमें आपको अपनी औकात बनाए रखना चाहिए, हमें आपको प्रकृति से जुड़ना चाहिए, और जितना नजदीक रहेंगे वो सबसे अच्छा रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं बड़े भाई संतोष जी को और तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और सबसे ज्यादा धन्यवाद आज इस कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि लोगों का, जो कृषि पशुपालक हैं, उनका दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। धन्यवाद उमाकांत भाई, आपने देश विदेश में, हम लोग तो देश के अंदर के ही गौपालन और गौ संरक्षण की बात कर रहे हैं, आपने तो हम लोगों को सोचने का एक और बड़ा नजरिया प्रदान किया कि देश के बाहर भी गौपालन गौ संरक्षण किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, लोग प्राकृतिक खेती किस तरीके से वहां पे कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं इस क्षेत्र के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता श्री आसाराम निषाद जी को आमंत्रित करूंगा, वो आए और अपनी बात संक्षिप्त शब्दों में हम लोगों के बीच में कहें। श्री आसाराम निषाद जी। श्री राम सेवा ट्रस्ट के सभी कार्यकर्ता सदस्य को मैं धन्यवाद दूंगा, और यहाँ कृषि पालक से जितने भी किसान आए हैं मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि कड़क की धूप में आपने यहाँ जो श्री राम सेवा ट्रस्ट के विचारधारा जो आज जन जन तक पूरे जिले में चल रही है, आप लोग सुनने के लिए आए हैं। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि हम भी एक किसान हैं, और किसान ये मान के चलिए कि कभी हम लोग मंदिर में शंकर भगवान के जाते थे तो पहले वहां एक बैल होता था, उसका पैर हम लोग रखते थे। लेकिन आज हम लोग के अंदर क्या ऐसी विचारधारा आ गई कि एक सांड देखते हैं तो लाठी और भाला लेकर हम लोग चौंकने का काम करते हैं, जो कि ये गलत है, और इसको हम लोग को स्वीकार करना चाहिए कि हम लोग गलत कर रहे हैं। सही है कि नहीं सही? भाई अगर हम मंदिर में जाते हैं तो हम उसका पैर पड़ते हैं, वहां फूल चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, लेकिन वही नंदी जो है अगर हमको रोड पे मिल जाता तो हम लोग उसको भाला और फरसा से क्यों मारने का काम करते हैं? ये गलत है। अगर ऐसा कोई करता है तो हमें लगता है कि उस गांव के लोगों को मिलकर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है। दूसरे मानना है कि आज जो हम लोग यूरिया डाई सुपर डालकर काम कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी किसानी किया था, थोड़ा फसल हम भी उगाते, सब्जी उगाते हैं, हमने देखा था खूब डाई यूरिया डाले थे, हमने पालक बोया और पालक गर्मी इतनी टेम्परेचर थी, सारी पालक खत्म हो गई। लेकिन जितने में हमने गोबर की खाद डाला था वो पालक हमारी खत्म नहीं। फिर हमने देखा कि अगर गोबर खाद में इतनी ताकत है तो मैंने एक टाली खाद 1500 रुपए की खरीद कर मैंने मंगाया और उसमें डाला। मैंने 10 बिस्से में 1500 रुपए की एक टाली जब खाद डाला, 2 फसल मैंने एक मुट्ठी यूरिया नहीं डाला, लेकिन मैंने उसमें 10 बिस्से में मटर और दोबारा मटर काटने के बाद जो है उसमें धनिया की खेती बिना एक मुट्ठी यूरिया के मैंने उसमें पैदा किया, और मैंने देखा कि 1500 में 2 बार मैंने फसल काटने का काम किया। ये गोबर की ताकत है। ये गौरक्षक जो आज हम लोग पालते हैं, इनसे जो है इससे खेती तो जोतते ही है, दूध निकालते हैं गाय से, इसके अलावा हमारी खेती में कितना अच्छा काम करता है, इसको हम लोग को पुनः पीछे जाना पड़ेगा। अगर हम लोग पीछे जाएंगे तब जाके हमारे आने वाली पीढ़ी का सुधार हो सकता है, सुधार हो सकता है। जो तमाम हम लोग बीमारियां पाल रहे हैं यूरिया डाई सुपर यूरिया खाकर, तमाम बीमारी पाल रहे हैं, इस बीमारी से अगर निजात पाना है, आपको स्वच्छ रहना है, तो पुनः आपको गोबर की खाद को खेत में इस्तेमाल करना पड़ेगा, और बहुत कम मात्रा में अगर जरूरत पड़े यूरिया इस्तेमाल करिए। इस बार हमने कई टाली खाद कई लोगों से हमने कहा कि भैया हमको दे दीजिए, क्योंकि अगर किसानी करना है, हमारे पास इसमें 4 भैंस है, मैंने 2 टाली मान लीजिए हमारे पास है, हमारे यहाँ गौशाला है, मैंने गौशाला से भी मैंने कहा 1500 रुपया, तो प्रधान जी कहीं नहीं 1800 में मिलेगी। हमने कहा कि 1800 में अगर भर के दे दीजिए तो ठीक है, तो फिर नई बात बनी, हमने नहीं लिया वहां से। तो हम जानते हैं कि हमने किसानी किया और गोबर से हमारा क्या फायदा है, मुझे मालूम है।
मैं केवल इतना निवेदन करूंगा संस्था के माध्यम से, मैं भी चलता रहता हूँ, रोड पे देखता हूँ, कभी कोई बैल का पेट फट गया है, कभी पैर टूट गया है, कभी ऐसे भी जो डॉक्टर लापरवाही करते हैं, मैं आपके संस्था के माध्यम से मैं कहता हूँ उन डॉक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे हम लोग अगर इस संस्था को चला रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर को पगार सरकार दे रही है और सरकार को टैक्स हमारे किसान दे रहे हैं, तो हमारे पैसे के अगर डॉक्टर पगार कर रहा है और डॉक्टर का उनको गौरक्षक की सुरक्षा नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके संस्था के माध्यम से मांग करता हूँ। मैं हमारे बगल गौशाला है, मैंने कई बार शिकायत किया, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं बैठता है, हरी हरी कटीला तार लगा है, उसमें लमसम 2-4 सांडे ऐसे हैं जिनका पैर और पेट फटा हुआ है, उसकी दवा नहीं होती है। मैंने शिकायत भी किया है, लेकिन इसके बाद दवा नहीं होती है। कहीं ना कहीं अधिकारी लापरवाह है, इसको भी मैं करूंगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ जो काम हो रहा है कृषि के लिए, किसान के लिए, आप लोग जितने भी किसान यहाँ उपस्थित हैं, हम भी कोशिश करेंगे आने वाले अभी जल्दी हम कोशिश करेंगे कि हम भी अपने घर पर जो है बैल रखने का काम करेंगे, क्योंकि मैंने बता दूं कि बैल मेरे पास नहीं है, मैंने एक हाथ से वो बनाया है जोतने के लिए, साइकिल का। गन्ना मैं पूरा उसी से जोतता हूँ, मैं खुद किसान हूँ और मेरे पास एक वीडियो आप लोग देखेंगे, मैं स्वयं जोतता हूँ उससे। जो है ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी जो है, मैं उससे 1 घंटे में लमसम 1 बीघा गन्ना जो है हाथ से जोतने का काम करता हूँ उससे। तो मैं स्वयं किसान हूँ, मुझे उसमें बताने की कोई जरूरत नहीं। मैं मेहनत करता हूँ, दिन भर भले राजनीति करूँ, लेकिन सुबह शाम जरूर किसानी करता हूँ और यही मेरी पहचान है। मैं चाहूंगा आप लोग से पुनः निवेदन करूंगा, आप लोग आगे बढ़े और आपकी संस्था को हम लोग भी कोशिश करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग भी कैंप लगाकर जागरूकता को आगे और तेज बढ़ाएंगे, ताकि सरकार अगर आपकी बात अगर सुनने में इधर करती है तो हम लोग बड़ा संगठन बनाकर सरकार को अपनी बात को रखने का काम करेंगे। ये मैं अपने वादा करता हूँ कि सरकार को ये बात रखना चाहिए, जिन किसानों के पास बैल है, जैसे आज आप अपनी उनको सहयोग दे रहे हैं, वैसे मैं कहता हूँ सरकार हर महीना उनको सहयोग देने का काम करे, ताकि किसान उत्साहित होकर एक आज यहाँ 10 जोड़ी अगर आए हैं तो अगले बार यहाँ 50 जोड़ी होने चाहिए। किसान को ये होना चाहिए। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय जवान जय किसान। धन्यवाद आसाराम निषाद जी। आसाराम निषाद जी उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं और आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप हम लोगों की मनोभावना के अनुरूप विचारों को और तेज गति से आगे ले जाने के लिए प्रयत्नशील हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आसाराम निषाद जी। अब मैं डॉक्टर जेपी सेन, दिशा डायग्नोस्टिक के संचालक, उनको आमंत्रित करता हूं, वो और आए और अपनी बात रखें। डॉक्टर जेपी सेन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस आयोजक के जो कोर कमेटी के अध्यक्ष हैं बड़े भाई हमारे संतोष दुबे जी, और श्री राम सेवा संस्थान के जो ये इस जिले में मुहिम जो पहली बार अयोध्या जिले में चलाए हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये मुहिम कोई छोटी मुहिम नहीं है। यहाँ हमारे जितने भी आए हैं, मैं भी परिचित हूँ सारे लोगों से, कोई मैं यहीं बगल का रहने वाला हूँ ग्राम ककराही का, तो इसमें 90% लोगों को मैं जान रहा हूँ। सब हमारे भाई हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, सारे लोग मैं जानता हूँ और मैं बगल में आना जाना भी लगा रहता है। तो ये मुहिम जो हमारे बड़े भाई संतोष दुबे जी ने चलाया है, हम लोग एक किसान हैं, हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं किसान के घर से पैदा हुए हैं। वो किसी भी समाज में हो, सबके पास, किसी के पास ज्यादा खेती है, किसी के पास कम खेती है, लेकिन जो हम लोगों के यहाँ, मैं जब हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो उस समय हमारे यहाँ भी एक जोड़ी बैल थे। गायों की और भैंस की संख्या ज्यादा रहा करती थी, क्योंकि पिताजी हमारे 3 भाई थे, तो हमारे जो बड़े दादा थे वो ज्यादा जानवरों में ही रहा करते थे, और गांव में कम से कम 10 भैंसें हमारे यहाँ रहा करती थी, और बैल भी कम से कम 2 जोड़ी रहा करते थे। लेकिन आज ये स्थिति हो गई कि धीरे धीरे ऐसी स्थितियां हो गई, ना जानवर है ना आज जो है बैल। अगर आज खेती करने की स्थितियां बनती हैं तो सबसे पहले कहा जाता है भाई फलाने के यहाँ ट्रैक्टर है, बुला लीजिए, खेती करवा लीजिए। तो ये जो मुहिम हमारे बड़े भाई संतोष दुबे ने सारे लोगों के माध्यम से, जितने भी इसमें पदाधिकारी हैं इस संगठन में, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी सोच जो आपने इसको पैदा करके और अयोध्या के इस सारी विधानसभाओं में
एक एक ब्लॉकों में जो संचालित हो रही है। और सबसे बड़े तो आज मैं बताना चाहूंगा, जो हमारे किसान भाई आए हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि जो इतने विचारधारा बदलने के बाद जो आज आप लोगों ने बैलों का पालन कर सके, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, अपन किसान भाइयों को, कि आज इतने चेंजिंग के बाद भी अगर उस गांव में हम लोग भी पूरे जिले में चलता रहता हूं और जिलों में देखता रहता हूं, तमाम लोग बड़े बड़े घर हैं, लेकिन अगर छोटा सा अगर जैसे अपने यहाँ धान की बेरन का अगर डालने का काम होता है तो ट्रैक्टर से वो चीज नहीं हो पाता। अगर उसको बैलों से अगर उसको देखिए अगर कराया जाता है तो उसका खेत जितना अच्छा बैलों से समतल हो जाता है। नहीं तो हमने देखा है कि दो लोग अपने हस्बैंड वाइफ मिलके उसको हेंगाने का काम करते हैं, देखा है भैया नहीं होता। लेकिन अगर बैल रहा करते थे तो उसकी लंबाई और बढ़ा लेते थे और उसी में जहाँ बैलों का खुर हो जाता था और उनके जो गोबर सी गाय और उनका जो होता था उससे उसका जो है संतुलन और बन जाता था, खेत का जो है उर्वरक डालने से उसकी व्यवस्था और बदल जाती थी। लेकिन आज जो है स्थितियां बदलती जा रही। तो मैं बड़े भाई संतोष दुबे जी को और जो इस संस्था में जितने भी पदाधिकारी हैं जो इस मुहिम को चला रहे हैं, मैं इन लोगों से कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करूंगा। जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम लोग हर कार्यक्रम में पहुंचने का काम करते हैं। और कार्यक्रम अब जो हमारे किसान पालक हैं उनको सम्मानित करने का मौका आ गया है, तो ज्यादा अपनी बात न रखते हुए मैं अपनी बात को जय जवान जय किसान